हेलो दोस्तों, जब सीखो जो ना आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज आइए हिस्ट्री का शुरुआत आज से करते हैं। और हिस्ट्री की शुरुआत में हम शुरू करेंगे गांधी युग से। गांधी जी के बारे में जितना भी चीज़ें हमको जानना होता है, हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में उसको कन्फर्म करें। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हम चाहेंगे कि पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए। आप बहुत ही अच्छा वीडियो आएगी। तो गांधी की शुरुआत करते हैं, तो चलिए देखते हैं गांधी युग। तो आज केवल हम लोग जानेंगे गांधी जी के बारे में, जितना भी जीवन परिचय है ना गांधी से संबंधित, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो गांधी जी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, पोरबंदर, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तब क्वेश्चन पूछता है कि उनकी जो प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा थी कहाँ से हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी राजकोट से। राजकोट से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो राजकोट से हुई थी। ठीक है, तब पूछता है इनके पिताजी का क्या नाम था, इसको भी देख लेते हैं। फिर इनकी माताजी का क्या नाम था, इसको भी देखते हैं। तो पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, करमचंद्र गांधी। इनकी पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी और माता का नाम था इनकी पुतली बाई। पुतली बाई इनकी माताजी का नाम था। फिर पूछता है कि इनका शादी कब हुआ था, एज भी पूछता है। तो इनकी जो शादी हुई थी, यानी कि जो विवाह हुआ था इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। महज 14 वर्ष के ईस्वी में इनका शादी हो गया था। कितने वर्ष की ईस्वी में, 14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। किससे हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी से। किससे, कस्तूरबा गांधी से। इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से महज 14 वर्ष की ईस्वी में, यानी कि 1883 ईस्वी में हो गई थी। कस्तूरबा गांधी को कभी कभी केवल बा लिखता है, बा। इनको प्रेम से लोग बा कहते हैं, कस्तूरबा तो केवल बा। ठीक है, चलिए अब इनके विवाह हो गया। तो अब इनका पूछता है कि कितने पुत्र थे। तो इनके जो पुत्र थे, इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। नाम भी पूछ लेता है। तो इनके पुत्र का नाम था रामदास, देवदास, फिर हरिलाल, एक थे मणिलाल। यही इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन, रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल। रामदास, देवदास, हरिलाल और मणिलाल। एक और इनके 5वां पुत्र के रूप में इन्होंने एक उपाधि दिए थे 5वां पुत्र के रूप में, जिनका नाम था जमुना लाल बजाज। क्या नाम था, जमुना लाल बजाज को 5वां पुत्र या दत्तक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तो इनका केवल जीवन परिचय हुआ कि जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। एक बार पूछा था इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो राजकोट में। फिर पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतली बाई। फिर पूछता है गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। अब पूछता है कि गांधी जी ब्रिटेन बैरिस्टर का पढ़ाई करने कब गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गांधी जी ब्रिटेन गए थे पढ़ाई करने के लिए। ब्रिटेन कब गए थे, तो 1888 ईस्वी में वो चले गए थे। कहाँ, ब्रिटेन, यानी कि लंदन में पढ़ने चले गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई, यानी वकील की पढ़ाई करने के लिए। फिर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि वापस कब आए थे वहाँ से। तो वहाँ से वापस आए थे 1891 ईस्वी में। कब आए थे, 1891 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब यहाँ से फिर क्वेश्चन आगे पूछता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। तो एक अधिवेशन हुआ था 1901 में। कब हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था। जो हुआ था कहाँ पे, कोलकाता में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा इदुली बाचा। दिनसा इदुली बाचा 1901 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी समय पहली बार इसी समय गांधी जी क्या हुए थे, पहली बार भाग लिए थे। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दिनसा इदुली बाचा कर रहे थे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। फिर पूछता है कि चलिए
अब गांधी जी का अब थोड़ा सा हम लेके चलते हैं गांधी जी को कहाँ पे, कि गांधी जी के सचिव कौन कौन थे। तो गांधी जी के सचिव दो लोग थे, एक थे मदन लाल देसाई, मदन लाल देसाई, और एक थे प्यारे लाल, प्यारे लाल, ठीक है। एक मदन लाल देसाई थे, एक प्यारे लाल थे, ठीक है। प्यारे लाल जिनका पूरा नाम है प्यारेलाल नैयर। फिर पूछता है कि उनकी निजी सचिव कौन थी, निजी सचिव गांधी जी की कौन थी, निजी सचिव गांधी जी की कौन थी। तो प्यारेलाल नैयर की ही एक बहन थी जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था प्यारेलाल नैयर, जिनका नाम था सुशीला नैयर, सुशीला, सुशीला नैयर जो इनकी निजी सचिव थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी की सचिव कौन थे, तो मदन लाल देसाई और प्यारेलाल नैयर, मदन लाल देसाई और प्यारेलाल नैयर। फिर पूछता है कि निजी सचिव कौन थी, तो सुशीला नैयर जो कि प्यारेलाल नैयर की बहन थी। एक थी माल्डेन स्लाइडेन, माल्डेन स्लाइडेन, थोड़ा सा उच्चारण अगर इधर उधर होता है तो थोड़ा मिस्टेक आप लोग मान लीजिएगा। माल्डेन स्लाइडेन थी जो कि ब्रिटेन की थी, कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। ये गांधी जी के संघर्षों में भाग लेने के लिए, गांधी जी की संघर्षों में भाग लेने के लिए ब्रिटेन को छोड़ करके इंडिया चली आई थी। तो इनको हम लोग गांधी जी के संघर्षों में भाग लेने के लिए कहाँ चली आई थी, इंडिया। कहाँ की थी ये, ब्रिटेन की थी। और संघर्ष में भाग लेने के लिए, संघर्षों में भाग लेने के लिए, संघर्षों में भाग लेने के लिए ब्रिटेन छोड़ दी, ब्रिटेन छोड़ दी थी, ठीक है। इनको प्यार से हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्यार से इन्हें हम लोग मीरा बेन के नाम से जानते हैं, मीरा बेन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब ये हो गया। तो अब पूछता है कि अब गांधी जी को हम ले चलते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, किस जहाज़ से गए थे, उधर से कब आए थे, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें स्थापना किए थे। तो इसको अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है, आगे बढ़े, मिटाए जी इसको, चलिए यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब आगे देखेंगे गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या क्या किए। तो अब गांधी जी का साउथ अफ्रीका की जो यात्रा रहेगी उसको देखेंगे, ठीक है। गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब गए थे। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो थे ना, वो गए थे अप्रैल 1893 में। पहले केवल पूछा था केवल 1893 में, लेकिन आजकल क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। तो अप्रैल 1893 आप याद रखेंगे। अप्रैल 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। क्यों गए थे, तो वहीं एक सेठ था, सेठ अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, केस लड़ने गए थे, ठीक है। गांधी जी अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका में सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे। पूछता है किस जहाज़ से गए थे, तो किस जहाज़ से, तो ये गए थे SS सफारी नामक जहाज़ से, SS सफारी नामक जहाज़ से गांधी जी साउथ अफ्रीका पहली बार अप्रैल 1893 में गए थे। किसका केस लड़ने, तो सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। अब वो पहुँचे कहाँ पे, तो वो पहुँचे डरबन। डरबन एक बंदरगाह था, डरबन एक बंदरगाह था, वहीं पे पहुँचे, ठीक है। SS सफारी नामक जहाज़ से गए और डरबन नामक एक बंदरगाह पर पहुँचे, ठीक है। वहाँ पहुँचे तो कब पहुँचे ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 24 मई 1893 को पहुँचे, 24 मई 1893 को वह वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। 1893 24 मई को पहुँचे थे। अब क्या हुआ कि अब यहाँ से ये प्रिटोरिया यानी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, किससे, ट्रेन से जा रहे थे। इनके पास था फर्स्ट क्लास का टिकट, फर्स्ट मतलब समझ रहे हैं ना, एक एकदम फर्स्ट AC वाला फर्स्ट क्लास का टिकट था इनके पास, फर्स्ट क्लास वाला टिकट था। तो क्या हुआ कि जब ये ट्रेन में बैठे तो उसी में कुछ अंग्रेज बैठे थे। तो क्या किए, इनको कहे कि ना तुम फर्स्ट क्लास में नहीं बैठे हो, तुम थर्ड क्लास में जाओ। क्यों, क्योंकि ये
रंग भेद के कारण इनको उसमें से उतार दिया गया। तो फर्स्ट क्लास से इनको जाने के लिए कहा गया कि आप थर्ड क्लास में चले जाइए। किस क्लास में? थर्ड क्लास में आप चले जाइए। तो गांधी जी नहीं गए, तो क्या किया गया इनको अगले स्टेशन जिसका नाम है पीटरमारित्सबर्ग, पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें धक्का मारकर उतार दिया गया। समझ रहे हैं? तो पूछता है क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहे थे, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उनको वहाँ से रंग भेद के कारण, किसके कारण? रंग भेद के कारण। रंग भेद समझ रहे हैं ना, काला और गोरा वाला, ठीक है। तो रंग भेद के कारण उनको वहाँ से उतार करके थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं गए। तो अगले स्टेशन जब पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन आया तो उन्हें धक्का मार करके ट्रेन से उतार दिया गया था, ठीक है। तो पूछता है कि कब जा रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जा रहे थे 7 जून को। कब जा रहे थे? 7 जून को जा रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब चलिए, अब गांधी जी अफ्रीका में कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना किए थे इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है विकास भाई? गांधी जी ने अफ्रीका में किस चीज़ का स्थापना कब किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देख लेते हैं एक ही स्लाइड में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में किए थे। ये जितने भी लिखवा रहे हैं सब साउथ अफ्रीका में किए गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में सब किया गया है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? तो 1893 में। कब किए थे? 1893 में। कोई दिक्कत? गांधी जी नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1893 में। गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1893 में, ठीक है। तब पूछता है फिनिक्स नहीं, उसके पहले जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना किए थे। जोहान्सबर्ग में एक लॉ फर्म था, लॉ फर्म की स्थापना किए थे। ये कब किए थे? तो ये किए थे 1894 में। कब किए थे? 1894 में, ठीक है। जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना कब किए थे? 1894 में। तब किए थे फिनिक्स फर्म, ठीक है। जोहान्सबर्ग की स्थापना 1894 नहीं है, 1903 है, 1903। तब पूछता है फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किए थे? फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किए थे? फिनिक्स फर्म की स्थापना कब की? दिख रहा है? फिनिक्स फर्म की स्थापना किए थे 1904 में। कब किए थे? 1904 में। फिनिक्स फर्म की स्थापना कब किए थे? 1904 में। कहाँ किए थे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो डरबन में। कहाँ किए थे? डरबन में। यहाँ फिर से नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1893 में। तब पूछता है जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना कब किए थे? तो 1903 में। यहाँ वर्ग आ रहा है ना, तो 19 में से 3 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 के 4 का वर्ग होता है, तो इसको ऐसे याद करने के लिए थोड़ा सा मेथड हो जाएगा। तो जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना 1903 में, और फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में। फिनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ हुआ था? डरबन में। कहाँ हुआ था? डरबन में। फिर पूछता है, हाँ, जहाँ पे पहुँचे थे वहीं पे किए थे, ठीक है। तब पूछता है कि एक और स्थापना किए थे टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे? टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे? तो ये किए थे 1910 में। कब किए थे? 1910 में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे? 1910 में। इसको पूरा को आप ध्यान से पढ़िए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1893 में। जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना 1903 में। फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में। फिनिक्स फर्म कहाँ है? डरबन में है। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। फिर पूछता है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ पे किए थे? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये जितना भी दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किए थे उसका हो गया सबसे नटाल कांग्रेस, जोहान्सबर्ग, फिनिक्स फर्म, टॉलस्टॉय फर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि उसके बाद से कब ये भारत आए, ठीक है। अब कब भारत आए इसको देख लेते हैं।
इस स्लाइड पे कि इंडिया में कब आए। अब क्या हुआ कि जब वहाँ स्थापना कर दिए तब इनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके पास एक पत्र लिखा कि अब आपको इंडिया में ज़रूरत है, आपको आना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो फिर 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वापस आए। ठीक है, वापस आए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वापस आए। तो किस जहाज से आए? गए थे एसएस सफारी से, लेकिन आए किस जहाज से, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वापस किस जहाज से आए, तो अरेबिया जहाज से। किससे आए? अरेबिया जहाज से। तो पहुँचे थे कहाँ पे? डरबन में। पहुँचे कहाँ थे? डरबन में। लेकिन अब जब आप वापस आए थे कहाँ आए? ओपोल बंदरगाह पे। कहाँ पे? ओपोल बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। यहाँ तक दिक्कत परेशानी पूछता है क्वेश्चन कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को किसके कहने पाए? तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पाए थे। वापस किस जहाज़ से आए थे? अरेबिया नामक जहाज़ से आए थे। कहाँ पे आए थे? तो ओपोल बंदरगाह मुंबई में आए थे। इसी समय आए थे ना, तो धोती कुर्ता पूरा पहन के आए थे। तो पूछता है किस प्रकार के पोशाक पहनना शुरू किए थे? तो काठियावाड़ी किसान। किस किसान? काठियावाड़ी किसानों की तरह धोती कुर्ता पहनना शुरू किए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? कब आए थे, किस जहाज से आए थे, किस बंदरगाह पे आए, यहाँ तक हो गया ना। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब 9 जनवरी 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 9 जनवरी 2003 को, यानी 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाएगा। ये किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 9 जनवरी 2003 से हर 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी वापस आए थे। जब वापस आ गए तब 1916 में क्या हुआ कि इनको बुलाया गया बनारस। कहाँ पे? बनारस में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, जिसको हम BHU कहते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, इसी का उद्घाटन था। इसी के विश्वविद्यालय में उद्घाटन था। तो इनको भाषण देने के लिए बोला गया। तो जन साधारण में पहली बार भाषण कब दिए थे? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी भारत में पहली बार भाषण कब दिए थे? तो 1916 में। कब दिए थे? 1916 में। जन साधारण में भाषण पहली बार गांधी जी दिए। कब दिए? 1916 में। जन साधारण में जब पूरा लोग बैठे हुए थे, यहाँ क्या हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन चल रहा था। उसी समय गांधी जी पहली बार भाषण दिए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोगों के सामने भारत में पहली बार गांधी जी भाषण कब दिए थे? तो 1916 में जन साधारण के भाषण दिए थे। उसी समय 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। उसी समय लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 में। तो उसी समय क्या मिले उनसे? शुक्ला जी। कौन शुक्ला? राजकुमार शुक्ल मिले उनसे। राजकुमार शुक्ल मिले और उन्होंने बताया कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण में किस प्रकार से किसानों से 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती जबरन कराई जा रही है। यहाँ तक दिख रहा है ना? कोई परेशानी? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। उसी समय राजकुमार जो शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी से जाके स्पेशली मिले और कहा कि हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जबरन नील की खेती चंपारण में अंग्रेजों द्वारा कराई जा रही है। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी किससे प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ देख लें।
अब गांधी जी किससे किससे प्रभावित थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग ध्यान से थोड़ा इसको देखिएगा कि गांधी जी किस किस से प्रभावित थे। तो कुछ लोग थे जो गांधी जी के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली थे, तो उसी में से थे कुछ, देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रस्किन। कौन? रस्किन। गांधी जी का प्रभाव, गांधी जी पर प्रभाव, किन किन व्यक्तियों का गांधी जी पर प्रभाव रहा देखते हैं। तो रस्किन, इनकी एक किताब है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट गांधी जी, एक रस्किन का बुक है अनटू दिस लास्ट। इस किताब से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। इसी किताब से रस्किन से ही उन्होंने सीखा था भूख हड़ताल। क्या सीखा था? भूख हड़ताल। तो क्वेश्चन पूछता है कि भूख हड़ताल जो गांधी जी हर आंदोलन में कर देते थे वो कहाँ से सीखे थे? तो रस्किन की किताब जो था अनटू दिस लास्ट से सीखे थे। उसके बाद से एक और चीज़ इनसे सीखे थे कि लोगों के कार्यों में विश्वास। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे भी कोई भी लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब लोगों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं ना, उसको उस पर विश्वास करते थे और उसी को वरीयता देते थे, न कि मशीन द्वारा किए गए कार्यों को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जो थे ना, वो मशीन के खिलाफ थे। किसके थे? जितने भी मशीन से कार्य किया जा रहा ना, उसके खिलाफ थे। जब आप 11 क्लास में या 12 क्लास में जाइएगा तो इंटर में एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी में स्पेसिफिक रूप से बताया गया है कि गांधी जी क्यों मशीन के खिलाफ थे। तो इतना ही हमको यहाँ जानना है कि भूख हड़ताल गांधी जी ने कहाँ से सीखा है? तो ऑन टू दिस लास्ट से। या किसकी किताब है? तो रस्किन की। लोगों के कार्यों में विश्वास करना सीखे कहाँ से? रस्किन के बुक से। अब एक आते हैं और जिनका नाम है टॉलस्टॉय। कौन थे? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय, इनसे इन्होंने क्या सीखा ये भी पूछता है। एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया कि रस्किन कहाँ का था? रस्किन कहाँ का था? तो रस्किन जो था ना, ये ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रस्किन कहाँ का था? ब्रिटेन का। फिर पूछता कि टॉलस्टॉय कहाँ का था? तो ये रूस का था। कहाँ का था? रूस का। टॉलस्टॉय रूस का था। इससे इन्होंने क्या सीखा? इससे इन्होंने सीखा अहिंसा। क्या सीखे? अहिंसा और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। जैसे उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन किया था ना, तो कहाँ से सीखे थे? टॉलस्टॉय से। अहिंसा और असहयोग आंदोलन इन्होंने टॉलस्टॉय से सीखा, जो कहाँ के थे? रूस के थे। एक दार्शनिक था और वहाँ के दार्शनिकता में, मतलब रूस के दार्शनिकता में इसकी बहुत ही बड़ी योगदान रही है। फिर इन्होंने थोरो, एक था थोरो, ये था यूएसए का। कहाँ का था? यूएसए का। इससे इन्होंने क्या सीखा? इससे इन्होंने सीखा कि कर को बंद करो, करों को बंद करो, करों को बंद करो और सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि टॉलस्टॉय से इन्होंने क्या सीखा? अहिंसा और असहयोग आंदोलन सीखा। फिर थोरो से इन्होंने क्या सीखा था? कर को बंद करो और सविनय अवज्ञा इन्होंने सीखा। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल इन्होंने किससे सीखा? रस्किन से। ऑन टू दिस लास्ट बुक है। टॉलस्टॉय से क्या सीखा इन्होंने? अहिंसा और असहयोग आंदोलन सीखा। फिर थोरो कहाँ का था? यूएसए का था। क्या इन्होंने सीखा? कर को बंद करो। जैसे खेड़ा आंदोलन जब चला रहे थे तो कह रहे कि कर को बंद करो, तो यहीं से सीखा था इन्होंने। और फिर से सविनय अवज्ञा जो था कहाँ से सीखे थे? थोरो से। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। फिर पूछता है, दिख रहा है ना नीचे? फिर पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर पूछता है इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु इनके कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनके गुरु थे रामदास देसाई। कौन थे? रामदास देसाई। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी दिख रहा है पूरा? ये हो गया ना। अब आते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आश्रम की स्थापना किए थे इंडिया में। ठीक है, यहाँ तो पूरा क्लियर है ना। अब किस किस आश्रम का इन्होंने इंडिया में स्थापना किया, इसको देख लेते हैं एक बार। गांधी जी ने किस किस आश्रम का स्थापना कहाँ कहाँ की है और कब कब किए, इसको यहाँ देख लेते हैं। चलिए, अब गांधी जी का आश्रम देखिए। अब आश्रम, एक एक लाइन आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। कई बार वीडियो को देखिए ताकि याद भी हो जाए इसी तरह। तो गांधी जी सबसे पहले 1916 में साबरमती में, साबरमती कहाँ है? तो गुजरात में, अहमदाबाद में। तो
1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। कौन सा? साबरमती आश्रम का स्थापना किए, एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि 1916 में जब गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे तो ये जो ज़मीन था, जो धन था, इसमें कौन दिया था? तो ये इसमें जो धन था ना, जो पैसा रुपया था, पैसा कौन दिया था, ज़मीन कौन दिया था? तो अम्बालाल ने। किसने दिया था? अम्बालाल। कौन थे? अम्बालाल ने ज़मीन और पैसे दिए थे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी किए। इसमें धन कौन दिया था? अम्बालाल। एक और आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था 1930 में। कब? 1930 में, जिसका नाम था वर्धा आश्रम। क्या था? वर्धा आश्रम। ये कहाँ पे है वर्धा? तो वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो पूछा था 1930 में वर्धा आश्रम की स्थापना गांधी जी कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। चाहे पूछेगा कि वर्धा आश्रम की स्थापना गांधी जी कहाँ किए थे, तो कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब चलिए, अब अपने आश्रम में एक गीत गुनगुनाया करते थे, वैष्णव। कौन गीत था इनका? वैष्णव जन को तनु कहिए, वैष्णव जन को तनु कहिए। अपने आश्रम में गीत गाया करते थे या गीत सुना करते थे। उस गीत का भी नाम कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। तो वैष्णव जन को तनु कहिए, ये भी गीत को सुना करते थे। एक बार पूछा था इसको किसने लिखा था? कौन लिखे थे इसको? पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता। कौन लिखे थे? नरसिंह मेहता। यहाँ तक दिक्कत परेशानी? वैष्णव जन को तनु कहिए, ये भी गीत को हमेशा इस भजन को सुना करते थे, जिसको किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी को कौन कौन सा उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ देख लें, उपाधि देख लीजिए। अब गांधी जी को कौन कौन सा उपाधि दिया गया था। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपिता का उपाधि। कौन सा? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता और बापू की उपाधि दिए थे। कौन? बापू। राष्ट्रपिता और बापू की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दिया था। फिर इनको दिया गया था महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये भी पूछता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा का उपाधि दिया गया था, टैगोर के द्वारा। फिर पूछता है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स का स्थापना किसने इसका उपाधि दिया था? तो माउंट बेटन ने। किसने दिया था? लॉर्ड माउंट बेटन था। तो लॉर्ड माउंट बेटन ने क्या दिया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। फिर से मलंग बाबा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? तो इसको किसने दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको मलंग बाबा की उपाधि दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान इनको कौन सा उपाधि दिए थे? मलंग बाबा की उपाधि दिए थे। अब पूछता है अर्धनग्न फकीर, दिख रहा है? चलिए, एक पूछता है अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने इनको दिया था? ये बड़ा थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। तो कहीं देता है ब्रिस्टल चर्चिल। क्या देता है? ब्रिस्टल चर्चिल। कहीं देता है फ्रैंक मोरिस। कौन देता है? फ्रैंक मोरिस। इसने कहा था कि हाड़ मांस का शरीर भी कहा था। जब ये लंदन में गए थे गोल में सम्मेलन में, जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, कह रहे थे कि बिना हाड़ मांस का व्यक्ति आ गया है। ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। अब फ्रैंक मोरिस ने अर्धनग्न फकीर, कहीं इसको ब्रिस्टल चर्चिल भी देता है, कहीं फ्रैंक मोरिस भी देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी और गांधी जी पर कौन कौन सी किताब लिखा गया है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, गांधी जी द्वारा कौन कौन सी बुक लिखा गया देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको? अब गांधी जी द्वारा बुक देखिए, किताबें।
गांधी जी कौन कौन से किताबें लिखे थे और कब लिखे थे, ये भी डेट सहित याद करना है आपको। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा किताब, सबसे पहले पूछता है कि इन्होंने कौन सा किताब लिखा था। तो एक किताब इन्होंने लिखे थे इंडियन ओपिनियन। क्या लिखे थे? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये लिखे थे इन्होंने 1903 में। कब लिखे थे? 1903 में। कहाँ पे लिखे थे? तो दक्षिणी अफ्रीका में। लेकिन ये क्या था? एक समाचार पत्रिका था। क्या था? समाचार पत्रिका। पूछता है कि इंडियन ओपिनियन क्या है, तो एक समाचार पत्रिका है। कहाँ पे लिखे थे? दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। एक बार पूछा था गांधी जी के द्वारा लिखी गई पहली किताब कौन थी? पहली किताब गांधी जी की कौन थी? कौन थी? तो उसका नाम था हिंद स्वराज। कौन था? हिंद स्वराज। इसको इन्होंने कब लिखे थे? तो कहीं कहीं 1909 देता है, कहीं कहीं 1910 देता है। तो दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। 1909 देता है, टेक्स्ट बुक जब मारिएगा ना लूसेंट में देता है 1910। ठीक है, तो 1909-10 में उन्होंने लिखा था। कौन? हिंद स्वराज। कब लिखे थे? तो एक लंदन से यानी ब्रिटेन से जब ये साउथ अफ्रीका जहाज़ से जा रहे थे ना, तो उसी जहाज़ में बैठ कर लिख दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कब लिखे थे। तो इस जहाज़ में बैठे बैठे जब ये लंदन से अफ्रीका जा रहे थे ना, उसी समय जहाज में ही इसको लिख दिए थे। कौन? हिंद स्वराज। अब पूछता है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माने सत्य के साथ मेरे खोज। सत्य के साथ मेरे खोज। सत्य के साथ मेरे खोज इन्होंने लिखा था। कब? ये तो जरूरी नहीं दिया नहीं है कि कब लिखे थे, लेकिन इसमें अगर पूछा था कि जब उनकी आत्मकथा है ना गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे खोज, उनके जीवन की कब से कब तक का वर्णन किया गया है। इसमें इनके बचपन से लेके, कहाँ से? बचपन से लेके 1921 तक के घटनाओं का ही वर्णन किया गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे खोज, बचपन से लेकर 1921 तक की घटनाओं का ही इसमें वर्णन किया गया है। एक इनकी पुस्तक है, कहीं कहीं देता है, ये थोड़ा विवादित पुस्तक है कि यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया। कहीं कहीं देता है लाला लाजपत राय, कहीं कहीं देता है महात्मा गांधी। ठीक है, तो अगर लाला लाजपत राय ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, तब गांधी जी मार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इनकी किताबें थी इंडियन ओपिनियन 1903 में, जो कि समाचार पत्रिका था, दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। इनकी पहली किताब कौन थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा लिखी गई पहली किताब कौन थी? तो हिंद स्वराज थी, जो कि 1909-10 में लिखा गया था। ठीक है, जो कि जहाज पे लंदन से जब अफ्रीका जा रहे थे तभी लिखे थे। इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंदी में कहेंगे तो सत्य के साथ मेरे खोज या प्रयोग, जो अपने बचपन से लेकर 1921 तक के घटनाओं का उसमें वर्णन उन्होंने किया। फिर यंग इंडिया आता है, तो कहीं कहीं लाला लाजपत राय भी देता है, कहीं कहीं गांधी जी भी देता है। तो अगर ऑप्शन में लाला लाजपत राय नहीं रहेगा तो आप गांधी जी मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आता है कि इनके ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। कुछ कुछ किताबें बहुत फेमस हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। मिटा के यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जो लिखे थे, एक दो किताब वो भी लिखे हैं। उसके बाद से रामचंद्र गुहा का बहुत ही अच्छा एक किताब है जो कि एग्जाम में पूछा करता है हमेशा। राजेंद्र प्रसाद एक बुक लिखे हैं, इनके ऊपर जो बुक लिखा गया है उसमें से देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था उसका क्या नाम था? तो महात्मा गांधी एंड बिहार किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। महात्मा गांधी एंड बिहार किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद एक किताब है चंपारण में बापू के कदम। चंपारण में बापू के कदम, ये भी किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। एक बहुत फेमस किताब है कि गांधी बिफोर इंडिया। ये किसकी किताब है? तो किताब है रामचंद्र गुहा की। बहुत ही फेमस किताब है, कई बार एग्जामों में इसको आपको देखने को मिला। गांधी बिफोर माने गांधी जी से पहले इंडिया कैसा था, इसके बारे में लिखे हैं
रामचंद्र गुहा जी की गांधी बिफोर इंडिया कैसा था, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, ठीक है। ए लाइफ ऑफ गांधी, ए लाइफ ऑफ गांधी इंग्लिश में लिखा गया पुस्तक है, लुई फिशर की पुस्तक है। कौन सी? लुइस फिशर की पुस्तक है ए लाइफ ऑफ गांधी। एक और किताब लिखे थे गांधी, गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन, ये भी कौन लिखे थे? लुई फिशर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। गांधी एंड बिहार राजेंद्र प्रसाद की किताब है। चंपारण में बापू के कदम, किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में बापू के कदम, राजेंद्र प्रसाद। बोलते चलिए और लिखते चलिए। चंपारण में बापू के कदम, राजेंद्र प्रसाद। गांधी बिफोर इंडिया, माने गांधी जी से पहले इंडिया कैसा था, किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। फिर आता है ए लाइफ ऑफ गांधी, लुई फिशर। ए लाइफ ऑफ गांधी, लुई फिशर एक पत्रकार था जो कि गांधी जी के साथ हमेशा रहा करता था। फिर लिखा है गांधी एंड स्टालिन, किसने लिखा है? लुई फिशर ने। पूरा समझना है आपको, कोई दिक्कत पता नहीं। अब देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा कुछ कुछ बातें जो कही गई है, कथन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। गांधी जी के द्वारा जो कही गई कथन है उसको देखते हैं। फिर देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसके बारे में कुछ कथन इन्होंने कहा है जो एकदम में डायरेक्ट पूछ देता है कथनों के बारे में। एक बार तो पूछा था कि परिवार नियोजन के लिए, परिवार नियोजन के लिए, नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, होना चाहिए। किसने कहा है? ये सब कथन जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब कथन को गांधी जी ने ही कहा है। किसने कहा है? गांधी जी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिवार नियोजन के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम मत चलाइए। परिवार नियोजन करना है अगर तो आत्मनियंत्रण का होना बहुत ज़रूरी है। किसने कहा था? गांधी जी। एक कथन है इनका कि स्वाद का वास्तविक स्थान, स्वाद का वास्तविक स्थान जो है ना, स्वाद का वास्तविक स्थान क्या है? जिह्वा है। क्या है? जिह्वा यानी जीभ है। स्वाद का वास्तविक स्थान क्या है? जिह्वा यानी कि जीभ है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण होना जरूरी है। स्वाद का वास्तविक स्थान क्या है? जिह्वा है, ठीक है। उसके बाद से कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्या है? सर्वोत्तम व्यवहार है, सर्वोत्तम व्यवहार है। अंग्रेजों के साथ यानी विदेशी वस्तुओं के साथ, अंग्रेजी जो वस्त्र था ना उनका विरोध करिए यानी जलाइए, वही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये जितने कथन है ना, परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण होना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा था कि गरीबी का मतलब भूखमरी और गरीबी का अस्थायित्व, भूखमरी और गरीबी का अस्थायित्व ही कैंसर है, कैंसर, ठीक है। अगर भूखमरी अगर किसी देश में है या किसी राज्य में है या गरीबी है, अगर अस्थायित्व है मतलब कई सालों तक लगातार चलते जा रहा है, तो वही क्या है? कैंसर है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये भूखमरी और गरीबी को ही क्या बताए हैं? कैंसर बताए हैं। यहाँ तो दिक्कत परेशानी कोई, ठीक है। तो ये हो गया उनके द्वारा जितने भी कथन कहे गए थे वो। अब कई बार पूछता है कि बताइए कि चीन का गांधी किसे कहते हैं, फिर से ब्रिटेन का गांधी किसे कहते हैं, फिर से बांग्लादेश का गांधी किसे कहते हैं। अब जितने भी गांधी हुए ना अलग अलग देशों में, गांधी की से जो तुलना की जाती है उनके बारे में यहाँ हम एक स्लाइड में देख लेते हैं कि और किनको गांधी कहा गया है भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में। तो गांधी किनको कहा गया है, तो जैसे पूछता है कि दक्षिणी अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? गांधी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो गांधी है कहा जाता है किसको? नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। फिर पूछता है कि बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है? बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है कहाँ का गांधी? बांग्लादेश का गांधी। फिर पूछता है कि चीन का
चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है या गांधी किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को। किसको? सन यात सेन को कहा जाता है चीन का गांधी। जब चीनी क्रांति हुआ था ना 1911 में, तो उसमें इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही भूमिका निभाई थी। कौन? सन यात सेन। तो चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। एक बार तो पूछ लिया था, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? किसे? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, इसी को हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो सीमांत गांधी। कौन गांधी? सीमांत गांधी। पूछा था कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। एक बार तो पूछ दिया था कि बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? कौन गांधी? बूढ़ी गांधी। बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? तो इसको किसको कहा जाता है? बूढ़ी गांधी। बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका नाम है मातंगनी हजारा। क्या नाम है? मातंगनी हजारा को। मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। इन्होंने 1924 में असहयोग आंदोलन हुआ था, या फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून हुआ था, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका नाम था मातंगनी हजारा। इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जानते हैं। फिर से साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता या गांधी किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फिर पूछता है बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? तो मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी के नाम से जानते हैं। अब पूछता है कि गांधी जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे उनको क्रम से सजाइए। उनको पढ़ाने के लिए तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे ही कि कौन कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, सहयोग, तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। केवल देख लेते हैं गांधी जी कौन कौन से आंदोलन कब शुरू किए थे, उसको देख लेते हैं। कभी कभी क्रम से सजाने के लिए दे देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। आंदोलन, सबसे पहला उनका जो गांधी जी का आंदोलन था ना भारत के अंदर, कौन था? वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे? 1917 में। कब शुरू किए थे? 1917 में। तब शुरू किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब शुरू किए थे? 1918 में। लेकिन ये कब था? फरवरी 1918। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। ये सबको हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा कहाँ पे है? खेड़ा पड़ता है गुजरात में। ये शुरू किए थे 1918 में ही। लेकिन कब शुरू किए थे? मार्च में। ये दोनों बहुत ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले अहमदाबाद होगा कि पहले खेड़ा होगा। सजाने के लिए तो लड़का पहले खेड़ा मार देता है, बाद में अहमदाबाद। ऐसे नहीं करना आपको। पहले अनार आता है ना, तो पहले अहमदाबाद, बाद में खाना, ठीक है, बाद में खेड़ा आता है। तो पहले अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद से खेड़ा, ठीक है। तब शुरू किए थे 1920 में असहयोग। असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920 में 1 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद से 1930 में सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? 1930 में। कब शुरू किए थे? यानी 12 मार्च को शुरू किए थे, ठीक है। जब दांडी मार्च शुरू किए थे तभी शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद से आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किए थे, ठीक है। इनके द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो ये कभी कभी क्रम से देते हैं इसे सजाने के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अब पूछता है कि गांधी जी द्वारा कौन कौन सा नारा दिया गया था, ठीक है। नारा भी पूछ लेता है। नारा, इनके द्वारा नारा दिया गया था। सबसे पहला था हे राम, हे राम, ठीक है। एक था कि भारत छोड़ो। एक था इनका नारा कि करो या मरो। करो या मरो, यानी डू एंड डाई। इन्हीं के द्वारा दिया गया था हे राम, भारत छोड़ो, करो या मरो। तो पूछता है कि भारत छोड़ो जो स्लोगन है ना, इस पर थोड़ा विवाद है। कोई कोई कहता है जो भारत छोड़ो स्लोगन है इसको दिए थे कौन? मेहर यूसुफ अली। कौन? मेहर यूसुफ अली,
तो अगर पूछेगा भी भारत छोड़ो स्लोगन किसने दिया था, तो आपको भी मारना है मेहर यूसुफ अली ने ही। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए नारा कौन था, हे राम भारत छोड़ो करो या मरो, इनके द्वारा नारा दिया गया था। कौन कौन सा आंदोलन कब कब शुरू किया गया था, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, लेकिन फरवरी 1918, वही कहेगा खेड़ा आंदोलन 1918 लेकिन मार्च 1918, असहयोग कहेगा तो 1 अगस्त 1920 को, सविना वगैरह आंदोलन कहेगा तो 12 मार्च 1930 को, और भारत छोड़ो कहेगा तो 8 अगस्त 1942 को किया गया था। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी घटनाएं इनके साथ हुई थी, थोड़ा इसको भी यहाँ देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि एक बार गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ से भी पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज़ से गए थे और किस जहाज़ से उधर से वापस आए। तो देख लेते हैं इसको। गोलमेज सम्मेलन 3 तो हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो इस सब में तो भाग नहीं लिए थे, लेकिन सेकेंड वाले में गांधी जी ने भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। ठीक है, सेकेंड में गांधी जी ने भाग लिया। जब भाग लिए यहाँ पे, तो किस जहाज़ से गए थे ये भी पूछता है। तो जहाज़ से गए, किस जहाज़ से गए, तो SS राजपूताना, साउथ अफ्रीका गए थे SS सफारी से। यहाँ कहाँ किस जहाज़ से गए, SS राजपूताना से गए थे, SS राजपूताना से गए। और वापस किस से आए ये भी पूछता है। वापस आए बेंस्टियाना से, बेंस्टियाना एक जहाज़ था, पनिया जहाज़ था ये, जो किसका था, इटली का था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उधर से वापस किससे आए, तो इटली का एक जहाज़ था बेंस्टियाना, उसी से आए थे। आ गए थे SS राजपूताना जहाज़ से गए हुए थे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को किसने मारा, उनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, उनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है। तो यहाँ देख लेते हैं। अब क्या होता है कि अपना देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। पूरा देश खुशी में झूम रहा है। लेकिन गांधी जी कहाँ पे हैं, गांधी जी नोआखली, कहाँ पे, नोआखली कहाँ पे पड़ता है, नोआखली जो कि बंगाल में था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अशांति फैली थी, यहाँ पे झगड़े हो रहे थे हिंदू और मुसलमानों में। यहीं पे वो क्या कर रहे थे, जाके झगड़े सुलझा रहे थे। नोआखली में थे गांधी जी। तो पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे, तो नोआखली में थे। क्या कर रहे थे, तो उस समय जो हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े थे उसी को सुलझा रहे थे, यानी कि ठीक है। अब पूछता है कि नोआखली जब दंगा हुआ था, तो उस समय इनके सचिव कौन थे, तो वही जो प्यारेलाल जो थे ना, प्यारेलाल नैयर थे, यही उनके उस समय निजी सचिव के रूप में इनके साथ खड़े थे। कोई देश जो पूरा 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मना रहा है, वहीं जाके एक व्यक्ति जो जाके क्या कर रहा है, नोआखली के दंगे को शांत कर रहा है। आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे गांधी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गांधी के आप व्यक्तित्व को इतना जल्दी नहीं समझ सकते हैं, या कोई भी इतना 1 घंटे के अंदर कोई समझा भी नहीं सकता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तब क्या होता है कि 1948 को 30 जनवरी 1948 को कहाँ पे, तो दिल्ली के बिड़ला भवन में, ये भी याद रखना है आपको। दिल्ली के बिड़ला भवन में किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोलियों से इन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, गोलियों से नाथूराम गोडसे ने क्या कर देता है, हत्या कर देता है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे इनका हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, जब हत्या हो जाता है तो इनको जो फांसी की सज़ा सुनाने वाला जज का नाम भी एक बार पूछ दिया था कि कौन था ऐसा जज था जो नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा सुनाया था, तो उनका नाम था आत्माराम अग्रवाल जो थे, वो नाथूराम गोडसे को क्या किया था, जो जज था आत्माराम अग्रवाल, उसको फांसी की सज़ा सुनाया था। क्या सुनाया था, फांसी की सज़ा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब आते हैं क्या होता है कि जब गांधी जी की डेथ हो जाती है, तब दिल्ली में राजघाट नामक इनका समाधि स्थल बनाया गया है। कहाँ पे, दिल्ली में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजघाट कहाँ पे स्थित है, इनकी समाधि स्थल कहाँ है, समाधि स्थल। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है, जिसका नाम है राजघाट। क्या नाम है, राजघाट। ये भी पूछता है कि राजघाट किन की समाधि स्थल है, गांधी जी की। किन की समाधि स्थल है, गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, जो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
समाधि स्थल राजघाट है जो दिल्ली में स्थित है। एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि गांधी जी कितनी बार जेल में गए थे। गांधी जी कितनी बार जेल में गए थे, कितने बार जेल में गए थे। कुल मिलाकर 11 बार जेल में गए थे गांधी जी। कितने बार? 11 बार। इसमें से 6 बार गए थे जब साउथ अफ्रीका थे, दक्षिणी अफ्रीका में 6 बार गए थे, और भारत में 5 बार गए थे, 5 बार। इसको सब हम बाद में बताएंगे कभी आपको। लेकिन पूछा था पहली बार कब गए थे जेल में, पहली बार गांधी जी कब जेल में गए थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10 जनवरी 1908 को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल में गए थे। 10 जनवरी 1908 को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहली बार जेल में गए थे। तब पूछा था कि अंतिम बार कब गए थे, अंतिम बार कब गए थे। तो अंतिम बार 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको कहाँ भेज दिया गया था? आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में इनको भेज दिया गया था। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ कि फिर इनको 6 मई 1944 को स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्हें फिर से रिहा कर दिया गया। तो 6 मई 1944 तक ये लास्ट अंतिम समय तक जेल में रहे थे। अंतिम समय जेल में कहाँ रहे थे? आगा खां पैलेस में। पहली बार जेल कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1908 को। पूछा हुआ क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? अंतिम बार कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था। क्या हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया था। वहाँ से 6 मई 1944 को ये रिहा होकर आए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है? किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है? किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है? गांधी जी ने संज्ञा दी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यरवदा जो जेल था ना, यरवदा जेल कहाँ पे है? ये पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में। इसी को इन्होंने कहा था कि ये जेल नहीं है, क्या है? मंदिर है। क्यों मंदिर कहा था? कई बार इस जेल में गए थे, ठीक है, इसलिए उनको मंदिर की संज्ञा दे दिए थे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या होता है, एक बार पूछा था कि विश्व में सबसे बड़ी गांधी जी की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो अपने ही बिहार में। कहाँ पे? गांधी मैदान में। गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है, गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी मूर्ति, प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? गांधी मैदान में। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि गांधी मैदान में जो गांधी जी की मूर्ति बनी है वो कितनी फीट की है? तो 72 फीट की है। कितनी फीट की है? 72 फीट की है। उसी में एक बार पूछ दिया था किसकी बनी हुई है? तो कांसा की बनी हुई है, यानी कांस्य की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। एक बार तो एसएससी बिहार एसएससी पूछ दिया था, बीएसएससी क्वेश्चन, कि जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान का नाम गांधी मैदान कब पड़ा था? तो 1948 में। ठीक है, कब पड़ा था? 1948 में गांधी मैदान का नाम गांधी मैदान पड़ा। तो उसके पहले उसका नाम क्या था? तो उसका पहले नाम था पटना लॉन उसका नाम था। क्या नाम था? पटना लॉन या बांकीपुर लॉन के नाम से जानते थे। गांधी मैदान का पुराना नाम है। क्या नाम है? गांधी मैदान का पुराना नाम है। ठीक है। तब जब जिस पीटर्समार्टिसबर्ग से गांधी जी को फेंका गया था, वहीं पे कब? 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी की प्रतिमा बनाई गई। गांधी जी की प्रतिमा बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? कहाँ? तब पीटरमारिट्सबर्ग में। ठीक है, गांधी जी की प्रतिमा 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी की प्रतिमा बनाई गई पीटर्समार्टिसबर्ग में। यहीं से इनको क्या किया था? ट्रेन पर फेंका गया था। और भी गांधी जी से बहुत भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था हमने सबको इसमें कवर करने का काम किया है। तो वीडियो का अंत तक देखिए और वीडियो का रिव्यू भी दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में कीजिए। जय हिंद।